हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गियर अप होंगे हमेशा की तरह आज के एक सेशन के लिए। आज हम लोग कुछ और डीपीएसपीस के रिगार्डिंग बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक ऑफ डीपीएसपीस, बट हमने इसके रिगार्डिंग ज्यादा बात नहीं करी थी। वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आज हम काफी इंपॉर्टेंट डीपीएसपीस के रिगार्डिंग बात करेंगे, और जहां तक मुझे लगता है कि इस वीडियो से ही आपको एक डेफिनेटली क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन बन रहा है डीपीएसपीस पे, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज वी विल ऑल्सो डिस्कस द पंचायत एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग भी थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करेंगे, जितनी डीपीएसपी के अंदर हमारी मेंशन्ड है। ठीक है, तो इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीएलडब्ल्यू के लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 2 लेक्चर आपके और आने वाले हैं इसके बाद। तो ये इसके बाद आपका वीएलडब्ल्यू का सिलेबस क्या हो जाएगा, पूरी से खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको इस बात की क्लैरिटी तो मिल गई होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है आकाशदीप सारस्वत एंड वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिपल एस। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। दीज आर अ फ्यू एग्जाम्स व्हिच आई हैव क्रैक्ड ओवर द इयर्स, एंड along with that I am also having little bit experience of around 6+ years in teaching on 4 to 5 major YouTube channels, and along with that क्या कहते हैं अपना 3 ऑफलाइन मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम भी ट्रिपल एस प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑलमोस्ट आपको रट्टा लग ही चुका है कि मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ बार बार, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना। और थोड़ा बहुत तो हल्का हल्का लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन पार्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट यू गाइज नो दैट व्हाट वी आर ऑफरिंग एज एन इंस्टीट्यूट। सो डेली फ्री टेस्ट आपको मिलता है, जो कि आप जाकर एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम ट्रिपल एस ऐप। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इज ऑल कोर्सेज, जितने भी आपके एग्जाम निकल कर आते रहते हैं जेएनके के अंदर, उन सभी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज ऑलरेडी आपको या बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाते हैं ट्रिपल एस ऐप के ऊपर, है ना। तो और ये भी आपको काफी ज्यादा सब्सिडाइज रेट पर देखने को मिलते हैं, अफोर्डेबल रेट पर डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट इज समथिंग विच इज डेफिनेटली टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो यू कैन एक्सेस दिस एंड डेफिनेटली गो ऑन गूगल प्ले स्टोर टू चेक दिस थिंग आउट एज वेल। ऑल राइट, चलो भाई अपनी आप स्क्रीन पर आगे हैं तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो हमने आर्टिकल 38 तक जहां तक हमने बात कर ली थी, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द आर्टिकल नंबर 39। ठीक है, अच्छा एक डाउट मतलब काफी डिटेल में डाउट सा आ रहा था। ठीक है, तो वैसे मैंने उसका कमेंट के अंदर आंसर कर दिया था। चलो एक देवी जी ने पूछा था, ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि जो आयरलैंड ने जो कॉन्सेप्ट लिया था, जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, कि बाकी वैसे तो कमेंट सेक्शन आप देख ही लिया करो, लेकिन डीपीएसपी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। हमने आयरलैंड से लिया था, आयरलैंड ने फ्रांस से लिया था, और फ्रांस ने अल्टीमेटली मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये अल्टीमेटली स्पेन से निकल कर आया था। तो स्पेन से ये क्या कहते हैं आपका फैलकर फ्रांस तक पहुंचा, फ्रांस ने से आयरलैंड ने लिया, और आयरलैंड से फिर हमने इंडिया ने अडॉप्ट किया था। लेकिन इतने क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ जाएंगे, खाली आपको आयरलैंड याद रखना, दैट्स इट। इतना डेप्थ में क्वेश्चन कहीं नहीं आता, इवन लाइक नॉट इवन यूपीएससी, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस थिंग्स कंसिडर्ड। हाँ, अलग अगर आप केएस की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप मेंस वगैरह की कहीं भी जहां पे अनसाइटिंग आ रही है, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, देयरफॉर दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। लेकिन किसके पर्सपेक्टिव, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज वहां पर आपको पता लगेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से या फिर आयरिश रेवोल्यूशन से कौन सी आइडियोलॉजीज बाहर निकल कर आई। तो अब यू कैन कोट दिस एग्जांपल, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो आर्टिकल 39 बेसिकली क्या करता है, ये बोलता है कि आर्टिकल 39 के अंदर बेसिकली ये बोला गया कि स्टेट सिक्योर करेगा, या फिर स्टेट ट्राई करेगा देने की, स्टेट शैल सिक्योर। बाय द वे गाइस, मौसम वगैरह अच्छा हो गया है ना काफी, ठीक है। 1-2 दिन की बात है वैसे। एनीवेज, तो स्टेट शैल सिक्योर, मेक श्योर करो कि अगर मौसम अच्छा हो ही गया तो मेक श्योर कि आप इसका पूरा का पूरा एडवांटेज निकालें। ठीक है, ओके, स्टेट शैल सिक्योर क्या, देखो बहुत सी चीजें के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले हम लोग लाइन वाइज बात करते हैं। 39 आर्टिकल का क्लॉज नंबर ए या फिर पार्ट नंबर 1, ये क्या बोल रहे हैं कि सबके पास देयर आर एक्चुअली बोलना चाहिए, देयर आर एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल, लाइवलीहुड फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हो गया भाई, सबके पास किसी ना किसी प्रकार का जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई टाइप का रोजगार आपका होना जरूरी है। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के लिए आपको पता है अभी रिसेंटली जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट इंप्लॉयमेंट निकालती रहती है, कम निकालती है, ज्यादा निकालती है, इसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। फिलहाल इतना जरूर पता है आपके सामने 10 लाख जॉब वैकेंसीज प्लस आपके पास अग्निपथ स्कीम,
दोनों के दोनों आपके सामने आ चुके हैं। आई थिंक अग्निपथ की तब एज बढ़ा के 23 ईयर्स कर दी गई है, ठीक है, तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड। तो इफ यू आर 23 ईयर्स ऑफ ओल्ड या फिर अगर 22 ईयर्स के भी हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो एंड ज्वाइन दिस। मेरी एज सर 25 साल हो चुकी है, अदरवाइज मैं डेफिनेटली जाकर मैं इसको ज्वाइन जरूर करता, ठीक है। तो अग्निपथ स्कीम इज देयर, 10 लाख जॉब्स आपकी मोदी जी ने रिकमेंड करी, मतलब बोला है कि हम लोग 18 मंथ के अंदर निकालेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इलेक्शन गिमिक है, ये है वो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इनटू इट। तो एनीवेज आपको तो जॉब चाहिए, 10 लाख में से अगर आप एक जॉब नहीं ले पा रहे हो फिर तो मतलब आपको अपने क्रेडिबिलिटी के ऊपर हल्का सा डाउट होना जरूर होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप 18 मंथ के अंदर, 18 मंथ इज अ ह्यूज टाइम राइट, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो ऑलमोस्ट आपके 6-7 महीने तो लग जाएंगे अच्छे से तैयारी करने में। तो एक जॉब भी सिक्योर करनी है और इसके अंदर आपको रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारी, यूपीएससी भी आपकी बहुत सारी वैकेंसी निकालेगा। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है, जस्ट बिकॉज कि वो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आपके पास भी एक लाइवलीहुड का स्कोप आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना तो आपको जीडीपी वीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तब आपको पता लगेगा कि इट इज नॉट अ इलेक्शन गिमिक, इससे ज्यादा भी बहुत सी चीजें रिलेट करती हैं ऐसे इसके साथ, ठीक है। खैर मैं सब में नहीं जा रहा। देर आर एक्चुअली देयर की स्पेलिंग मुझे लगता है देयर यहाँ पे नहीं, एक मिनट ऐसे नहीं, एक मिनट चलो ठीक है ऐसे ही आएगा देयर, क्या यार मैं भी दिमाग खराब हो गया, एक मिनट। देयर आर एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल, ठीक है, ये वाली होगी खत्म। देन मटेरियल रिसोर्सेस should be used for greatest common good। मतलब मटेरियल रिसोर्सेस क्या हो गए, कॉमन गुड या फिर हाँ मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन गुड, सबका मतलब जो भी हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल है, भले वो खुद मैन हो या फिर, वैसे मटेरियल रिसोर्सेज की रिगार्डिंग बात की तो मैन हो गया या फिर मशीन हो गया या फिर कोई रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, वट एवर स्टफ इज देयर, इनको हमें ऐसे इस्तेमाल करना है कि क्या कर सके हम लोग सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सके। और कॉमन गुड हैज टू बी देयर, मतलब अगर मेरा भला हो रहा है तो उसका भी भला हो रहा है, उसका मेरा उनका भला हो रहा है, मतलब मेरा भला हो रहा है तो आपका भला हो रहा है, आपका भला हो रहा है तो आपके किसी दोस्त का भला हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेरा ही मेरा भला हो रहा है, आपका भला नहीं हो रहा, या फिर मेरा और आपका भला हो रहा है बाकी किसी और का भला नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरबत का भला करना है, सबका भला करना है और ऐसे भला करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने रिसेंटली एग्जाम्पल दिया अग्निपथ स्कीम का, तो अग्निपथ स्कीम के अंदर क्या 21 ईयर्स या अभी बढ़ा के 23 ईयर्स कर दी। अब एक लिमिटेशन तो आपके पास है ना उनके पास कि हमें यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करना है डिफेंस फोर्सेस के अंदर, कि हमारी जो एवरेज एज है वो क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए, और थोड़ा बहुत जो बर्डन है पेंशन वगैरह का और बहुत सी चीजों का बर्डन है उसको भी थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, डिफेंस बजट को थोड़ा सा और ज्यादा डायनेमिक तरीके से हम लोग इंप्लॉय कर सकें जो मॉडर्नाइजेशन के अंदर, विच इज फाइन। लेकिन अब 23 से लेकर 23 कर दी तो क्या हो गया, अब 19 से लेकर 23 एज तक जितने भी लोग हैं उसमें कोई वो तो रखा नहीं है ना कि आप इस जाति के हो या उसके हो, इसके अंदर हो, आप वही आ सकते हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो you can, like, if you are eligible, therefore if you are lying in that particular range, therefore you can definitely go and try your luck out and maybe you will become like you can serve defense services। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जितने ज्यादा लोगों का भला हो सके वो यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। इवन इफ आई टॉक अबाउट, जैसे आपकी कोई भी रिक्रूटमेंट निकली थी, फॉर एग्जांपल आपकी जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट निकली थी, उसके अंदर भी क्या हुआ था, आपकी एज लिमिट बढ़ा दी गई थी बाद में। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या किया जाए, भला कर दिया जाए ऐसे करके, ठीक है। अब उसके पीछे इसमें उन सब कॉन्सेप्ट में मत जाना कि हाँ उसके लिए इतना किया था, रोज प्रदर्शन किया था, ये किया था, स्ट्राइक वगैरह की थी, वो सब चीजें अलग में है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, दैट इज फाइन। लेकिन अपने को समझना है, कॉन्सेप्ट रिलेट करना आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको करना है ऐसे करके, रिसोर्सेज वगैरह हो गए। रेलवे इज ऑल्सो एग्जांपल द सेम। रेलवेज में आप देखोगे ना कि गरीब से गरीब इंसान होता है और अमीर से अमीर इंसान रेलवे में ट्रैवल कर सकता है। आपको फर्स्ट एसी का टिकट भी मिलेगा जो कि इट इज इक्विवेलेंट टू एयरलाइंस का टिकट, वेयरएज अगर आप जनरल क्लास के अंदर सेकंड स्लीपर की बात करो या फिर आप एब्सोल्युटली जनरल क्लास के रिगार्डिंग बात करो तो वहां पर टिकट इज लाइक मोस्टली, मतलब इट इज हार्डली 100 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज के आसपास में टिकट आपको देखने को मिल जाता है। जिस सेम ट्रेन में उसी सेम रूट के लिए 2000 रुपए का टिकट होगा फर्स्ट एसी के अंदर, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन गुड के लिए होना चाहिए, फाइन। सेकंड थर्ड यहाँ पर आती है, बोलते हैं नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये पर्सनली मुझे बताऊं कि ये थोड़ा सा लोचा लगता है इसमें, बिकॉज इसके रिगार्डिंग ना देश के अंदर हमारे ज्यादा कुछ काम किया नहीं गया, ठीक है। नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड्स, मतलब देश की जो भी टोटल मिलाकर वेल्थ आ रही है या फिर जो भी टोटल मिलाकर वेल्थ है, रिसोर्सेज हैं, वो कुछ लोगों के आसपास इकट्ठे नहीं हो जाने चाहिए। उससे क्या होगा कि वही लोग क्या करेंगे, देश को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे।
अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक जमींदार का केस बताया था कि जमींदारों के पास क्या थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी आ गई थी, तो वो क्या कर रहे थे, लोकल लेवल के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। और इससे क्या था कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग, जो भी वो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ये लोकल ज्यादा लोग बन गए थे। लोकल क्या कहते हैं, मतलब आपके लोकल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स से खेलना खुद शुरू कर दिया था इन्होंने, विच समटाइम्स वर अलाइंग विद द गवर्नमेंट एंड मोस्टली टाइम्स वो क्या थी, अनअलाइंड थी गवर्नमेंट के साथ, देयरफॉर बहुत सारी दिक्कतें आती थी। अब सेम केस यहाँ भी तो हो सकता है, जिसके बाद देखो पैसा बोलता है, जिसके बाद पैसा आ गया तो पैसा वो पैसा फेंकेगा, बोलते ना पैसा फेंक तमाशा देख, तो वो वाली सेम चीज आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगेन मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट स्टिल एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो जियो देख लो, कंपनी जियो इज मोनोपोली, ठीक है, अपनी फील्ड में मोनोपोली है। वैसे मोनोपोली इज नॉट द राइट वर्ड, डुओपोली बोलना चाहिए, क्योंकि दो कंपनीज आप आज के जमाने में मोनोपोली कम ही आती है, दो डुओपोली इज लाइक मोर प्रोमिनेंट। डुओपोली का मतलब क्या होता है, दो लोग यहाँ पर रूल कर रहे हैं मिलकर। फॉर एग्जांपल एयरटेल एंड क्या कहते हैं आपके जियो, एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट क्या है, डुओपोली बना के बैठे। कस्टमर या तो एयरटेल के पास जाता है, या तो कस्टमर किसके पास जाता है, आपके यहाँ जियो के पास जाता है, ठीक है। थोड़ी बहुत तो खैर वी आई या वी करके जो भी कंपनी है वो भी ले जाएगी, वो बात अलग है। अब ये जो कंपनीज है टेलीकॉम सेक्टर में, अगर कोई भी रेवोल्यूशन लेकर आना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 4G आया था, उसका क्या था 5G आ जाए, 5G के बाद 6G आ जाए, व्हाटएवर स्टफ इज देयर, तो कौन लेकर आएंगे, यही लोग लेकर आएंगे। अब क्योंकि यही लोग लेकर आएंगे, क्योंकि सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, देयरफॉर दे आर द प्राइस मेकर्स, समझ रहे हो, एंड यू आर द प्राइस गिवर्स, जो वो बोलेंगे वो आप पैसा दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप जियो के प्लान देख लो, आज से मुझे याद है कि 1.5 साल पहले जियो के प्लान इतने ज्यादा सस्ते होते थे, अभी देख लो 1.5 साल के बाद, आफ्टर स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, जब लोग उनको रियलाइज हो गया कि लॉकडाउन के अंदर लोग को पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और सोर्स ही नहीं है, दे विल डेफिनेटली पे फॉर द इंटरनेट एंड ऑल, दे प्राइस हाइक कर दिए। अब देखो प्राइस कितने ज्यादा कंपेरेटिवली देखने को मिलते हैं, मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले जो जियो एकदम फ्री मिलता था, अब तो कुछ फ्री नहीं मिलता है, अब तो यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अभी सेम चीज जियो फाइबर के साथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने भी घर में जियो फाइबर लगा रखा है, तो लाइक वाईफाई के थ्रू ही जो आपसे इंटरेक्शन हो पा रही है वो जियो फाइबर के थ्रू ही हो पा रही है। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा सब्सिडाइज रेट पे पहले आपको जियो फाइबर जैसी सर्विस प्रोवाइड कर दी। अब इसके बाद क्या होगा कि पूरा मार्केट जब कैप्चर कर लेंगे वो लोग, उसके बाद क्या होगा कि दे विल लाइक बम्बार्ड द प्राइसेस ऑन यू, कि अब तो भाई पैसे दे दो। तो ये क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि वो अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करके, अपनी पावर का इस्तेमाल करके दे कैन डिस्टर्ब द मार्केट। दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट लेकर आएगी, उसके अगेंस्ट ये लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बट देयर इज स्टैट्स आउट देयर, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, पर आप जाके गूगल कर भी सकते हो। अराउंड 90% ऑफ वेल्थ ऑफ हमारे कंट्री, जो 90% ऑफ वेल्थ है ना, वो टॉप 8% से लेकर टॉप 10% लोगों के हाथ में, समझ रहे हो। 90% ऑफ द एंटायर वेल्थ ऑफ द कंट्री इज विद द 8 to 10% ऑफ द पीपल, टॉप 10% ऑफ द पीपल। जो बाकी सब रह गए वो क्या है, हम लोग, ठीक है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, व्हाटएवर स्टफ इज देयर, वो सब के सब यहाँ पर आ गए। तो बिल्कुल कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ का के रिगार्डिंग कुछ सारा काम नहीं हो पाया, बिकॉज अभी ग्रोथ करनी है तो उन लोगों की भी रिक्वायरमेंट है, साथ में उन लोगों को भी लेकर चलना है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज नॉट ऐसा कोई इमीडिएट राइट नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि डीपीएसपी रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट, देयरफॉर इसके रिगार्डिंग आप सू नहीं कर सकते जाके गवर्नमेंट को, कोर्ट में घसीट नहीं सकते कि देखो आपने ऐसा वाला काम नहीं किया, वो वाला काम नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल राइट, देन सर कम्स इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आई थिंक ये तो नाम से पता लग रहा है, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फॉर इक्वल वर्क, फॉर इक्वल वर्क, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। पहली बात तो यहाँ पर जेंडर बेसिस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल काम कर रहा है या फिर फीमेल काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो सैलरी के अंदर बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि कोई भी इंसान काम कर रहा है, एक तरह का काम कर रहा है, और पूरे देश के अंदर कोई भी इंसान, कोई दूसरा इंसान वही सेम काम कर रहा है, वही सेम नेचर ऑफ वर्क कर रहा है, तो सैलरी के अंदर डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। Of course it requires little bit of time, but अगर आप देखो कि 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, सॉरी नेशनल लेवल पे 7th पे कमीशन आ गई, पंजाब में 6th पे कमीशन चल रही है, तो 7th पे कमीशन का अगर एग्जांपल दे तो 7th पे कमीशन के अंदर ये मेक श्योर किया गया कि जितने भी लोग हैं सबके सब इक्वालिटी आने की कोशिश की जाए, पे स्ट्रक्चर के अंदर इक्वालिटी आने की कोशिश की जाए, दैट इज ऑल्सो देयर, ठीक है। नाउ अच्छा, इससे इक्वालिटी प्रमोट होती है, तो आपको पता लग ही रहा होगा। देन ई वाले पार्ट में क्या बोला है, देखो ई और एफ जो है ना, ये ऑलमोस्ट क्या है, सेम से ही है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, हेल्थ के ऊपर बात किया है, किसकी, ऑफ ओल्डर पीपल, जो बूढ़े लोग हैं उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग बात की है। बाय द वे अभी एक रिसेंटली स्टैट्स भी आया कि हमारे दो देश के अंदर एवरेज एज है वो कितनी है, कोई बता सकता है मुझे कितनी एज है हमारी एवरेज एज, 67 पॉइंट व्हाट, ओके। हेल्थ ऑफ ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन इज नॉट एक्सप्लॉइटेड, मतलब उनको एक्सप्लॉइटेशन ना सहने को मिल जाए। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल
बूढ़े लोग की दवाइयां होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जेनरिक ड्रग्स लगा लो या फिर आप नॉर्मल जो भी आप एलोपैथी मेडिसिन वगैरह लगा लो, कोई भी मेडिसिन लगा लो। चिल्ड्रन के लिए भी सेम दवाइयां वगैरह कुछ होती हैं, इसमें झोल करने लग जाए, है ना, इसमें कुछ मिलावट विलावट करके देने लग जाए, सो दैट इज लाइक वेरी ह्यूज ऑफेंस। ये कोशिश करेगी, मेक श्योर करेगी कि ओल्डर पीपल और चिल्ड्रन की किसी भी प्रकार की एक्सप्लोरेशन ना हो, टेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा हैवी ना हो, ये ना हो वो ना हो, ऐसे कैसे करके, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस आर आल्सो देयर, ठीक है। ओके, देन एफ वाली पॉइंट क्या बोलते हैं, यहां पर बोला कि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली फोकस किया है चिल्ड्रन के ऊपर। मैंने बताया आपको ई और एफ ऑलमोस्ट क्या सेम चलती हैं, तो यहाँ पर चिल्ड्रन के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया गया है और ये बोला गया कि चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद गुड हेल्थ, एज सिंपल एज दैट। कुछ ज्यादा तो वाला खींच नहीं, बस एज सिंपल एज दैट। आप समझ पा रहे होंगे, आई थिंक ना, ये काफी कॉमन सा ही है। ऑलराइट, देखो ये 39 वाले में ना सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, ये डी वाला पार्ट है। बस ये डी वाला पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो, पर ये डी वाला पार्ट इज मोस्टली आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। बाकी सब आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, एक बार को रिवीजन में छोड़ना भी चाहो तो चल जाएगा एक बार काम, ठीक है। ई और एफ तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और भी है, जो कि हुआ अमेंडमेंट। कब हुआ? आर्टिकल नंबर 39A लेकर आया गया, मतलब 39 चल रहा था, देखो कंफ्यूज मत करना, ये 39 का सब क्लॉज ए है, मतलब क्या है, क्लॉज ए है, लाइक 39 का एक पार्ट है। ये 39A कैपिटल ए आर्टिकल एक डिफरेंट सा ऐड किया गया, ठीक है। 39A कैपिटल ए आर्टिकल डिफरेंट ऐड किया गया। ये कब ऐड किया गया था? ये ऐड किया गया था आपका बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। कितनी बार हम लोग इसका नाम पढ़ चुके हैं और लगभग आगे भी आगे इसका नाम पढ़ते रहेंगे, मतलब आपको रट्टा लग जाएगा इसका, तो टेंशन मत लो, ठीक है। 42nd और 44 तो आप ऐसे याद कर पाओगे, ठीक है, इजीली आपको याद हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पर आए गए थे, ठीक है। ओके, चलो, तो ये हो गया बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ। ये आया क्या ऐड किया इसके अंदर? तो इसमें ऐड किया गया, इसमें एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ 39A, जिसमें बोला क्या? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। सबको क्या मिलेगा? समान अधिकार मिलेगा, और साथ साथ में क्या करा? फ्री लीगल एड। अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता है किसी पर्टिकुलर लॉयर को, तो क्या होता है, गवर्नमेंट उन्हें खुद एक लॉयर देती है टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट दी अदर एक्यूजेशंस क्या कहते हैं आपके, बाय दी अदर लॉयर, या जो भी कह लो, प्रोसिक्यूशन, व्हाटएवर स्टफ इज देयर। तो फ्री लीगल एड यहाँ पर आपकी मिलेगी। और इसके रिलेटेड जो एक आर्टिकल भी बाद में स्टैब्लिश किया गया, जो कि 1987 के अंदर आया था, पर दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। बट आप इतना याद रख लो कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये कहां पर मेंशन है? आर्टिकल 39A के अंदर मेंशन है। 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर ये आपका आया था, ओके। चलो भाई, अब आते सर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आर्टिकल नंबर 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कि मैं कितना बताऊं, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, समझ लो बस, ठीक है। ओके, क्या बोलता है? इसने बोला कि देखो ऐसा है, स्टेट मेक श्योर करने की कोशिश करेगा, स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगा। क्यों करेगा भाई? विलेज पंचायत एज यूनिट्स of local self governance, as units of local self governance, state shall organize, हाँ ठीक है, सही लिखा ना, ओके ठीक है। क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा विलेज पंचायत को एज लोकल सेल्फ गवर्नेंस। क्यों करेगा? बिकॉज देखो क्या है ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा याद कर पाओ, वैसे तो हमने इसके रिगार्डिंग ज्यादा बात नहीं करी है, और वो आपके स्पेशली VLW के अंदर तो बिल्कुल रिक्वायर्ड भी नहीं है, पर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दो रूल आते हैं, एक आता है आपका क्राउन रूल और एक आता है आपका कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। एक मिनट से, हाँ, कंपनी रूल, क्राउन रूल आपका आता है। अब कंपनी रूल और क्राउन रूल के अंदर एक बेसिक डिफरेंस, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस अगर मुझे बोलना हो, तो वो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें ईस्ट कंपनी का रूल था, इसमें ब्रिटिश का रूल था, ये तो हो गया एकदम बकवास वाली बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये था कि कंपनी रूल के अंदर एक कॉन्सेप्ट चल के आ रहा था, इसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। क्या था? कि पूरे के पूरे भारत को हमें एक पॉइंट से कंट्रोल करने की कोशिश करनी, और वो पॉइंट क्या था? बंगाल था। बंगाल से पूरे देश को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, इसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन सेंट्रलाइजेशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फंस जाता है मामला। एक जगह से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? बिकॉज यार कितना पुराना टाइम चल रहा है, वहां पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेलवे भी प्रॉपर्ली स्टैब्लिश नहीं थे,
तो क्या करना, टाइम बहुत लगता था। तो मान लो यार कि ऐसे समझ लो कि बंगाल के अंदर अपन लोग बैठे हैं और यहाँ पर पंजाब के अंदर मान लो दंगे हो गए, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं पंजाब के अंदर, जम्मू के अंदर दंगे हो गए, चलो पंजाब कर लेते हैं, है ना जम्मू से उनका अच्छा लगता है, ओके। तो पंजाब के अंदर मान लो कि दंगे से उठे, तो क्या किया जाएगा, यहाँ वाला जो गवर्नर होगा या यहाँ वाला जो इंसान होगा वो रिपोर्ट करेगा बंगाल को कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, आर्मी वार्मी भेजो, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये इंडियंस तो हमको मारने की प्लान कर रहे हैं, या ये कल ये फॉर एग्जांपल आज तारीख कितनी, आज 18 तारीख है, तो 19 को ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, 19 को प्लान कर रहे हैं कि हमके ऊपर बहुत तगड़ा सा अटैक करने वाले हैं, ऐसे करके, ओके फाइन। बंगाल से क्या होगी, आर्मी का कोई ना कोई जो भी कंटेंजेंट होगा वो क्या होगा, वहां से रवाना होगा, लेकिन बंगाल से पंजाब आने में ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर का आपको गैप देखने को मिल जाएगा, 2000 नहीं तो हाँ अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर या 1800 किलोमीटर के आसपास आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ये 1800 किलोमीटर आज से 100 साल पहले, आज से एक्चुअली 200 साल पहले बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो 4-5 दिन तो आने में लग जाते, उतनी देर में तो क्या हो गया, रिवोल्ट हो गया, अपना लूट पाट के जो भी करना है मार मोर के निकल भी गए, ठीक है। तो ये समझ पाया क्या, नहीं समझ पाया। इसी का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से ये पूरे की चीजें, ये चीजें क्या होती रही, कंपाइल होती रही एंड अल्टीमेटली 1857 का जो रिवोल्ट था वो एक बहुत बड़ा आई ओपनर था। और इस आई ओपनर के बाद क्या किया गया, इस पॉलिसी में चेंज करके लेके आए और लेके क्या आए, इसे बोला गया जो ये था, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। ये क्या होगा, इसे बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे पावर सेंटर्स बना लेंगे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दे देंगे और जो विलेज लेवल पे कुछ ना कुछ पावर दे देंगे। तो क्या होगा, वहां पर के जो लोग, जहां के जो डिसीजंस है वो लोग अपने आप ही ले पाएंगे, थोड़ा सा उनको शांति महसूस भी होगी, और साथ साथ में हम लोग वहां के भी जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर बिठा रखे, गवर्नर्स बिठा रखे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ पावर दे देंगे, ठीक है। तो ये इसी का एक पार्ट था, ये इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट था लोकल सेल्फ गवर्नेंस। मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, पर आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा कि कहां से लिंक हो रहा है, ठीक है। जो लोग अच्छे लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अच्छे लेवल का मतलब जो तगड़े तगड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKKS, है ना, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम, देयरफॉर आपको वो एनालॉजी बिठाने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। VLW ग्रेड इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको खाली आर्टिकल पता होना चाहिए और क्या कंटेंट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। इसके अंदर देखो ये हुआ क्या, ये मतलब लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग क्या क्या पहले बहुत सारा काम किया गया, पूछा गया कि भाई क्या होना चाहिए, कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और इसी के अंदर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कमेटी स्टैब्लिश होती है, जिसकी क्या है आपकी, जिसका जो कि 1957 के अंदर आपकी स्टैब्लिश हुई थी, और इसका नाम जो था वो क्या था आपका, बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या नाम था इसका, बलवंत राय मेहता कमेटी। देखो बहुत सारी कमेटी आई, इसके बाद भी बहुत सारी कमेटीज आएंगी आपको, अशोक मेहता कमेटी आएगी, देन आपकी LM सिंघवी कमेटी आएगी, लेकिन बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस वन ओनली, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी की यहाँ पर क्या होती है, स्टैब्लिश होती है। उसकी 1957 के अंदर आपकी क्या होती है, रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट के अंदर वो लोग क्या बोलते हैं कि जो विलेज पंचायत है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसके 3 टायर की सिस्टम बोला गया कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, किस टायर का सिस्टम, हम लोग इसके कितने फर्दर डिवीजन करें कि हम लोग प्रॉपर तरह से इसको संभाल सकें, पूरे पूरे सिस्टम को समझ पाए। तो इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है ना, कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, कुछ यहाँ पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए, बहुत सारी चीजें बात करी। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर इनका पॉइंट है वो है 3 टायर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जिसके बाद अशोक मेहता कमेटी आएगी, वो बोल रही 3 टायर सिस्टम में मजा नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टायर सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, बट वो फेल हो गया। ऐसे करके बहुत सी चीजें होती रही, 3 टायर सिस्टम को इसने प्रमोट किया। अब पंचायत का 3 टायर सिस्टम किस तरह से देखने को मिलता है आपको, तो वो बेसिकली 3 टायर सिस्टम, यार सिस्टम भी लिख लो, 3 टायर सिस्टम जो आपका है वो किस तरह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपकी होती है 3 बेसिक ब्लॉक्स। सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा विलेज पंचायत, जो कि एकदम 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 मतलब क्या कहते हैं आपके, जो एक्चुअल में जो गांव के लेवल पे आपको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है विलेज पंचायत, जिसको हम लोग, जिसके अंदर आपका पता है सरपंच होते हैं ना, सरपंच एक हेड होते हैं, ऐसे करके। विलेज पंचायत को हम लोग ग्राम पंचायत भी बोल लेते हैं, तो नाम भी डिफरेंट याद रख लेना। ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत ही आपको देखने को मिलती है, मतलब एक्चुअल में जो गांव के लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। हेड कौन होगा, सरपंच विल बी द हेड ऑफ इट। तो मैं लिख देता हूं, आपका हेड विल बी द सरपंच विल बी द हेड ऑफ इट, ठीक है, ओके। इसके जो ऊपर वाला जो लेवल होगा, वो लेवल कौन सा होगा, इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति, इसी का आपके और भी बहुत सारे नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको बोल देते हैं, इसको अगर क्या कहते हैं इसको, क्या नाम क्या था, एक मिनट, ब्लॉक पंचायत, इसको बोलते हैं ब्लॉक पंचायत ही बोल लेते हैं, ठीक है। एक मिनट इधर लिखता हूं नाम,
ब्लॉक पंचायत मतलब जहां पर इसकी ना 20 लाख के आसपास की जो पॉपुलेशन, जो भी कम इलाके होते हैं ना, वहां पर ही बनाई जाती है। ब्लॉक पंचायत भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। क्या लिखूं, चलो थोड़ा घिसपिच सी होगी, चलो समझ लेना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ब्लॉक पंचायत, ठीक है, ब्लॉक पंचायत भी इसको बोल देते हैं। इसके जो बेसिकली हेड होते हैं ना, उसको बोलते हैं तहसील, तहसीलदार बेसिकली जो होते हैं ना, उसके हेड होते हैं, ठीक है। तहसीलदार विल बी द हेड ऑफ इट, तहसीलदार विल बी द हेड ऑफ इट, ठीक है, ओके। बाकी अजय सबका नायब तहसीलदार का एग्जाम निकलने वाला है, तो नायब तहसीलदार जो होता है ना, वो जस्ट उसके नीचे होता है, तहसीलदार के हल्के सा नीचे वाली जो पोजीशन होती है उसे बोलते हैं नायब तहसीलदार। देन इसके ऊपर से आपके जो टॉप क्लास पे आते हैं उनको बोलते हैं पंचायत समिति के जो ऊपर आने वाले हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कह लो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कह लो, फिर इसको बोलते हैं जिला परिषद। जिला मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, और परिषद का मतलब क्या है अपना, परिषद, एक मिनट, परिषद, तो जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत इसको बोलते हैं। इसके जो हेड होते हैं, इसके जो हेड होते हैं, इसके हेड कौन होते हैं, इसके हेड होते हैं आपके डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो बेसिकली अगर आप केएस का, जेके केएस का एग्जाम अगर क्रैक करके जाओगे, तो आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में जाते हो तो आप डीसी वाली पोजीशंस पर जाकर लग सकते हो, ठीक है। तो हेड इज डीसी, हेड इज डीसी, ठीक है, ऐसा करके। तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा लेवल हो गया, ये थोड़ा से छोटा लेवल हो गया, ये थोड़ा से छोटा लेवल हो गया, ऐसा करके यहाँ पर बोला गया। जो अशोक मेहता कमेटी की जो बाद में रिपोर्ट वगैरह आई, या फिर और भी जो कमेटीज बीच में और इन्वॉल्व कराई, उन्होंने बोला कि पंचायत समिति की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको उड़ा देते हैं, सीधा हम लोग रखते हैं विलेज पंचायत। और एक्चुअल में दोनों कंबाइन करके एक और अलग से समिति बना देंगे, लेकिन इनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। बट आज के प्रेजेंट डे के अंदर जो हमारा मॉडल शुरू होता है, वो सबसे पहला मॉडल जो बलवंत राय मेहता जी ने दिया था, वही मॉडल को हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके 3 सिस्टम या 3 मॉडल वाला पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, देखो इसी बेस के ऊपर सबसे पहली जो पंचायत जो ट्राई आउट की गई थी, वो कहां पर ट्राई आउट की गई थी, तो देखो 1957 के अंदर ये वाला मॉडल आया, 1-2 साल टाइम लगा इसको स्टडी करने में, और 1959 के अंदर राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कहां पर, नागौर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका आता है राजस्थान के अंदर, वहां पर इसको ट्राई आउट किया गया। और हमारे देश की पहली पंचायत जो सिस्टम का एक क्लासिक एग्जांपल जो बन के आ गया, वो ये बन के आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम 1957 के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है। इसके बाद ये चीज जो थी वो काफी ज्यादा फैलती रही और काफी जगह सक्सेसफुल भी देखने को मिली। लेकिन अभी तक ये एक कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर काम हो रहा था, अभी तक इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं मिला था, अभी तक इसे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं मिला। तो वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। इसे मैं आपको बीच में कुछ और भी डाटा वगैरह, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एज सच फॉर स्पेसिफिक एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं, काफी टाइम लगा इसके बाद इसको एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलने के लिए। और जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला, वो कब मिला, वो आपका क्या कहते हैं, आपका 1992 के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलता है। क्या नाम था, हाँ, पार्लियामेंट क्या करती है, आपका पीवी नरसिम्हा राव जी की क्या कहते हैं आपके टाइम पर ये अमेंडमेंट की गई थी। और पार्लियामेंट क्या करती है, अमेंडमेंट करती है। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। इसके तहत क्या होता है, आपका काफी चेंजेस किए जाते हैं। पहला तो आपका क्या होगा, पर्टिकुलरली का आपका पार्ट ऐड होगा। पार्ट आपका ऐड होता है पार्ट 9, जिसका नाम क्या आपका सॉरी पार्ट 9 नहीं, हाँ पार्ट 9 आपका ऐड होता है। इसके अंदर बोलते हैं पंचायत। शेड्यूल आपका ऐड होगा, वैसे आपको शेड्यूल में पढ़ा चुका हूं, तो आप मुझे बताओ शेड्यूल कौन सा ऐड होगा। चलो एक ही जाता है यार, शेड्यूल नंबर 12 ऐड होगा, पार्ट 9 शेड्यूल 12। और आपके आर्टिकल्स भी यहाँ पर क्या होते हैं, आपके ऐड होते हैं। और आर्टिकल कौन से ऐड होते हैं, ये आपका होता है 243 से लेकर 243O। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कभी गंदे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से लेकर कौन सा आर्टिकल है। 243 से लेकर 243O तक के आर्टिकल यहाँ पर ऐड होंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर ऐड हो रही हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके, इसी के तहत मतलब इसी साल के अंदर एक और अमेंडमेंट की गई थी, 74th अमेंडमेंट एक्ट की गई थी, जो कि 1992 के अंदर आई थी, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, देखो जो ये विलेज पंचायत है या पंचायत है, वो कहां पर है, विलेज लेवल पर आपको देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे सेम सिस्टम स्टेट लेवल पर आपको क्या देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं नगर पालिका, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी, ये स्पेलिंग वेलिंग पर ध्यान देना, ठीक है। स्पेलिंग मेरी हमेशा गलती होती है, ठीक है। ओके, तो म्यूनिसिपैलिटी और 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये आपकी आती है। और इसके तहत क्या होता है, आपके पार्ट नंबर कौन सा ऐड होता है, आप लोग मुझे बताएंगे। इसके बाद शेड्यूल नंबर कौन सा ऐड होता है, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। आर्टिकल नंबर जो होता है वो आपको बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर जो इसके अंदर था वो था 243 पी से लेकर 243 ZG एक्चुअल में से ZG बोलते हैं, लेकिन ZG तक आपके क्या हुए, आर्टिकल यहाँ पर ऐड हुए। शेड्यूल और आप पार्ट लोग मुझे आप खुद बता दोगे, बिकॉज ये दोनों चीजें आपको पहले से पढ़ा चुका हूं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीजें पता डेफिनेटली होंगी, ठीक है। चलो भाई, ये भी समझ आ गया कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कब मिल गया। लेकिन एक चीज और याद रखना,
ये 1992 के अंदर ये आ तो गई थी पंचायत, लेकिन एक्चुअल में इफेक्ट में कब आई? तो इफेक्ट में जो आती है वो आपकी 1993 में आती है। देखो बहुत सारी डेट्स दिमाग में चल रही होंगी। 1959 के अंदर पहली बार स्टैब्लिश होती है, 1982 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। इसे क्या मिल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब ये हमारे संविधान के अंदर इसको मेंशन कर दिया गया, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका 1993 में एक्चुअल में क्या होती है? एप्लीकेबल होकर आती है, और ये जो हुई एप्लीकेबल, ये हुई आपकी 24 अप्रैल को ये आपकी एप्लीकेबल होती है 1923 के अंदर। इसीलिए इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज द पंचायती। इससे बहुत सारे ना, ये यूपी में डायलॉग है कि ज्यादा पंचायती मत कर, ठीक है। तो ये बड़ा फनी सा है, ऐसी दिमाग में आ गया। पंचायती राज डे, पंचायती राज डे, फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो मर्जी आप कह सकते हो। ये हमारा बेसिकली चल के आता रहता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और मैं आपको बताता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देखो। इसमें काफी सारी बात की गई है कि ना, मैं वो सब चीजें ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। और आप में से बहुत सारे लोगों ने जेके पीसीआई के लिए उसको डिटेल में पढ़ा ही होगा, बिकॉज आपके सिलेबस में एक्चुअल में लिखा होता पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो उसलिए सारा इंपॉर्टेंट था वो उस टाइम पर पढ़ना, ठीक है। मैंने भी पढ़ाया था, जहां भी पढ़ाया था मैंने ही पढ़ाया था उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया था। लेकिन अभी आपके सिलेबस में डीपीएसपी मेंशन है, तो इसके इतना डाटा इज वेरी मच फाइन विद यू गाइस। पर आपको फिर स्टिल बता देता हूँ, विमेन के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है कि 10% के आसपास रिजर्वेशन होनी चाहिए। फिर बोला गया कि एसटी और एसटीज के रिगार्डिंग भी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की है, उसके कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि जब पंचायत का टेन्योर होगा वो 5 साल का होगा, वो भी यहाँ पर बोला गया था, ठीक है। और अगर मान लो कोई पंचायत में टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, फॉर एग्जाम्पल 2 साल के बाद वो लुढ़क गई, तो क्या होगा कि जो अगली जो पंचायत आएगी वो पहले रेस्ट ऑफ द टेन्योर, यानी कि जो 5 साल का टेन्योर था, 2 साल के बाद वो वाली क्या होगी? लुढ़क गई। तो भी जो 3 साल बचे, कैसे करूं? हाँ, ये 3 साल जो बचे, पहले जो आपकी वो आएगी वो 3 साल के लिए आएगी, 3 साल को पूरा करेगी, उसका फिर से इलेक्शन होगा, फिर आपकी क्या होंगी? फिर 5 साल के लिए चुनी जाएगी। ऐसा करके बहुत सारे कुछ छोटे मोटे प्रोविजन आपको देखने को मिल जाते हैं। सेम ही लेवल के ऊपर आपको ये भी देखने को मिलता है कि पंचायती राज जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली क्या यूटी है, यूटी के अंदर, दिल्ली यूटी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक सिंगल यूटी जिसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलता वो है दिल्ली यूटी। दिल्ली यूटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका देखने को मिल जाती है। दूसरी पॉइंट आपको ये बोला कि एनएमएम दैट इज नागालैंड, मिजोरम एंड आपका मेघालय। नागालैंड मैं लिख देता हूं, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। मेघालय यार बहुत ब्यूटीफुल है, मैं तो वैसे मेघालय जा पाया हूं और नागालैंड वगैरह नहीं जा पाया अभी, पर जरूर जाएंगे सर कभी ना कभी। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों के अंदर आपको पंचायत देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर कह लो ट्राइबल कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्राइबल कल्चर अपने हिसाब से चलता है, तो वहां पर कोई आपको थर्ड टायर सिस्टम वगैरह का इंड्यूस करके कुछ भी ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो दैट इज द केस विद दिस। आई होप आपको इस बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बिल्कुल एक लुच्चा सा आर्टिकल और है, वो भी हम फटाफट से खत्म कर देते हैं, फिर एक अच्छा सा एक नोट पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, एक्चुअली 2 आर्टिकल कर लेते हैं, देखते हैं जरा कितने हो जाते हैं। एक तो कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर हमारी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि एक आज थोड़ा सा कम पड़े तो हल्का सा और पढ़ लेंगे हम लोग। कौन सा आर्टिकल था? 40 हो गया ना, आर्टिकल नंबर 41, ठीक है। ये कुछ पूछेगा नहीं, बस आपको बस कराना है तो करा रहे हैं, ये पूछेगा कभी आपसे नहीं। आर्टिकल 41 में क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक्चुअल में ये ना कोई डायरेक्ट आर्टिकल नहीं है, इसमें खाली बस बात बोली गई है। ये बोलता है क्या? सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ स्टेट, सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ स्टेट, कैपेसिटी ऑफ स्टेट मतलब स्टेट की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसके बेसिस पर स्टेट क्या करेगा? स्टेट शैल प्रोवाइड, कहां गया? हाँ, स्टेट शैल प्रोवाइड। यहां पर ना जनरलाइज तरीके से बात की गई है ना, एज इफ कोई डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक आर्टिकल आपको आगे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर बोलेगा कि भैया आप क्या करोगे? राइट टू वर्क प्रोवाइड करोगे, काम करने का अधिकार प्रोवाइड करोगे। फिर बोला क्या? राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। मैं पहले बता रहा हूं, राइट टू एजुकेशन अभी हमने इसके अंदर पढ़ा नहीं है, वो आएगा बाद में आएगा, ठीक है। 45 अब देखने को मिलेगा आपको आर्टिकल, लेकिन अभी ये नहीं आएगा, खाली जनरलाइज तरीके से बात की जा रही है। देन बोला यहां पर कि राइट टू पब्लिक असिस्टेंस के रिगार्डिंग बात करी, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस के रिगार्डिंग बात करी, असिस्टेंस के रिगार्डिंग बात करी। एग्जाम्पल क्या है? राइट टू वर्क का। राइट टू वर्क एग्जाम्पल आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको, दैट इज मनरेगा, है ना। मनरेगा से बेटर एग्जाम्पल क्या होगा? मनरेगा
से बेटर एग्जांपल क्या होगा? मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो आपको देखने सॉरी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये जो आपको देखने को मिला, ये आपका 2005 के अंदर आपको देखने को मिला था। और इसके तहत क्या होता है, आपका 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन का आपको रोजगार ये मेक श्योर करती है गवर्नमेंट कि आपको एक साल में मिले। ठीक है, अच्छा ये भी बोला गया कि अगर आपको 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता तो उसके रिगार्डिंग जो भी पर्टिकुलर जो भत्ता होगा वो भी आपको दे दिया जाएगा कि गवर्नमेंट इज फेलिंग टू प्रोवाइड यू 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्क, देयरफॉर आपको कुछ ना कुछ आपको उस चीज का जो पैसा है वो आपको फिर भी दिया जाएगा, ऐसा करके। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि मेक श्योर करने के लिए कि 100 दिन का काम उन्हें मिलेगी, ऐसा करके यहाँ पर बोला गया। ठीक है, पहले नरेगा आया था, उससे पहले भी कुछ एक और था, वो पूरी की पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता रहता है। इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर अगर आप थोड़ी स्कीम वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको डेफिनेटली ये वाला पार्ट आपका कवर किया जाएगा। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, इसके रिगार्डिंग तो मैं क्या ही बोलूं आपको, आई थिंक सारा कुछ आप जानते हो। इसके रिगार्डिंग हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ने ही वाले हैं, तो मैं जरा इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, अच्छा ये याद रखना कि ये जो आपने पहले पढ़ लिया ना फंडामेंटल राइट, उससे डिफरेंट है, उससे सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो एज ग्रुप था ना, मैं आपको पहले भी उस टाइम पे पढ़ाते हुए भी बोला था, आप जाके देख लेना, मैंने यहां पर कहीं लिखा था राइट टू एजुकेशन के बारे में, और यहां पर लिखा था मैंने 6 से लेकर 14 साल के बच्चे, और मैंने बोला था कि ये जो एज ग्रुप है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके वो लेक्चर देख लेना, मुझे अच्छे से याद है मैंने यहाँ कहीं लिखा था, थोड़ा सा और नीचे लिखा होगा ऐसा कुछ करके। और ये जो एज ग्रुप है ना वो चेंज हो जाएगा, वो ये वाला एज ग्रुप सेम नहीं रहेगा, बाकी लाइन एग्जैक्टली सेम रहने वाली है पूरी की पूरी लाइन, लेकिन बस एज ग्रुप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, इसके अंदर क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी स्कीम देखी होंगी पब्लिक असिस्टेंस के रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल मेट्रो वगैरह लॉन्च कर दी, या फिर अगर आप देखो कि अगर आप हेल्थ की साइड पर आप देखो तो हेल्थ की साइड पर आपने देखा होगा आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च कर दी है ना, आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च कर दी, निधि प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च कर दिया है ना। देन वो था आपका कौन सा था, नेहा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डिपॉजिटरी, जिसके अंदर क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा डाटाबेस कलेक्ट किया जाएगा और एक बार मतलब 11 या 14 MB के आसपास आपको स्पेस मिलेगी क्लाउड के अंदर, और इसमें जितनी भी आपकी दिक्कतें थी परेशानी, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपने इससे पहले कहाँ कहाँ पर जाकर कौन से टेस्ट करवाएं। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, ये आपका फॉरेन वगैरह में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखो आयुष प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ना, दैट इज क्या बोलते हैं वो अरे मैं नाम उसकी फुल फॉर्म कैसे भूल गया, एक सेकेंड, आयुर्वेद यूनानी अरे यार मैं नाम भूल गया, ये सॉरी योगा यूनानी अरे यार चलो मेरे को अभी याद नहीं रहा, होम्योपैथी तो है ये, एस वाला नाम मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्यों मैं भूल गया हूँ। एनीवेज थोड़ा सा मुझे स्किप सा हो गया। एनीवेज इसके अलावा अगर आप वैसे भी कोई ना कोई और चीज देखो कि रेलवेज के रिगार्डिंग हो गया, या फिर आपकी कुछ वाटरवेज के रिगार्डिंग हो गया, या फिर आप ट्रांसपोर्ट कह लो, कम्युनिकेशन कह लो, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है स्कीम यहाँ पर गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी स्कीम्स अगर आ जाएंगे वो यहाँ पर उसका क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कुछ लोग डिसेबल है, मतलब जो लोग स्पेशली एबल जिनको बोलते हैं, स्पेशली एबल लोग हैं, तो उनके रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर स्कीम का गवर्नमेंट लॉन्च कर दिया कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स के अंदर एक स्लैंटेड फ्लोर होना जरूरी है, ये इज ऑल्सो काइंड ऑफ पब्लिक असिस्टेंस की रिगार्डिंग बात की जा रही है। हर जगह पर जाकर कोई ना कोई वर्किंग बूथ बना दिए, या फिर कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह को टेकन केयर ऑफ किया जा रहा था, ये सब कुछ क्या होता है पब्लिक असिस्टेंस के अंदर आता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये काफी जनरलाइज्ड राइट है, ये कोई अभी बहुत ज्यादा तगड़ा सा राइट नहीं है, मतलब इसके रिगार्डिंग हम लोग आगे भी और चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे एक दो एग्जांपल मुझे और दिमाग में आ रहे हैं, अभी एक दो वो भी निकालते रहते हैं, पीएम सम्मान निधि योजना है ना, कुछ इंश्योरेंस स्कीम भी निकालते रहते हैं ओल्ड एज लोगों के लिए। ठीक है, दैट इज ऑल देयर। चलो फिर आगे के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। 2 लेक्चर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लेक्चर आपके और रह गए हैं VLW के सिलेबस के अंदर, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक है, क्योंकि उसमें आपको याद ही करना है, मैं आपको उसमें झूठ क्यों बोलूं, उसमें आपको याद ही करना है, तो मैं उसका फालतू में एक बहुत बड़ा लेक्चर सा बनाकर है ना उसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाऊं, दैट डजंट मेक एनी सेंस। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और वो खाली आपको याद ही करना है, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि वो ना आपकी जो DPSP का जो एंड होगा ना उसके साथ ही आपका क्लब हो जाए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि मैं हो सकता है आपको थंबनेल पे देखने को ना मिले, बट प्लीज वॉच द वीडियोस केयरफुली टू नेवर मिस अनदर अपडेट। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है कमेंट। काफी सारे लोग कमेंट वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट देम। ठीक है, और किया करो, इससे मुझे भी पता लगता है कि क्या फीडबैक आप लोगों का चल रहा है, ऐसे करके। ठीक है, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, हाँ भाई सारा आकाश मेरा ही नाम है। ठीक है, सारा आकाश मेरा ही नाम है, आकाशदीप सारस्वत है, तो मैंने सारा उठा के यहाँ पे लगा दिया। और मेरी ड्रीम थी टू वर्क टुवर्ड्स डिफेंस सर्विसेज एंड ऑल, मैंने काफी सारे अटेम्प्ट्स भी दिए हैं डिफेंस सर्विसेज के लिए। तो अगर आपको याद आ रहा हो बचपन में, मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हूँ, ठीक है 25 साल का हूँ मैं भी, तो लेकिन मैं भी याद है कि बचपन में DD नेशनल पे एक नाटक आता था जिसका नाम है सारा आकाश। ठीक है, उसमें एयरफोर्स के ऊपर वो नाटक था, तो मेरी मोटिवेशन वहां से भी निकल कर आई थी, इसलिए मैंने सारा आकाश इसका नाम रखा। और भी कुछ छोटे मोटे रीजंस और भी हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जो मैं रिप्लाई करता हूँ वो दैट इज माई ओनली। ठीक है, मतलब मैं खुद ही हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।
गुड लक, टेक केयर।